रूस यूक्रेन की लड़ाई सोचें तो वो अंधी सुरंग बन गई है। उसमें से पता नहीं किसी को भी निकलने का रास्ता मालूम है या नहीं है। शायद पुतिन साहब को भी मालूम नहीं है, बाइडेन साहब को भी मालूम नहीं है और ज़ेलेंस्की तो कठपुतली हैं, मतलब वो अ, उन्हें दूसरी ताकतें नचा रही हैं, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो रूस यूक्रेन की कहानी तो सीधे-सीधे ये हो गई। महँगाई, मतलब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व को भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो वैसी हालत में मतलब ये 2 बड़ी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, सारी दुनिया के सामने हैं, उनका कोई मतलब समाधान पता नहीं क्या है, कब तक निकलेगा। तो वैसे में मतलब बाज़ार बढ़ेगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक तो कैसे बढ़ेगा? रास्ता किधर से निकलेगा? बिल्कुल, बहुत मैं समझ गया आपका जो इशारा है, जो मैं मेरी बुलिशनेस दिखाया हूँ, उसके ऊपर एक आपका एक तरीके से मैं ये तो नहीं बोलूँगा एक राइट क्वेश्चन मार्क है, लॉजिकल क्वेश्चन मार्क बोलूँगा मैं इसको कि आप जिज्ञासा बहुत है। जिज्ञासा एकदम सही। मैं हिंदी कई बार अच्छे शब्द आपके जितना नहीं बोल पाता बट यस, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये रिसेशनरी ट्रेंड है और दूसरे मार्केट्स खराब कर रहे हैं। आप यूएस, यूरोप एकदम मतलब यूएस में भी अच्छी खासी हालत खराब है, यूरोप में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से इंडियन मार्केट्स के लिए अपॉर्चुनिटी और इंडिया एज एन एसेट क्लास विल कम अप। मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पास्ट में भी अगर हमने देखा लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस थी उसके बाद या 2010 में जब माहौल खराब था 2008 9 10 तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से इंडियन नंबर्स खराब नहीं हो रहे थे। तो मुझे वही चीज वापस से लग रही है और आने वाले जो आप ये जो बातें कर रहे हैं जैसे कि आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात कर रहे हैं और बाकी जो ग्लोबल क्यूज हैं वो सारों की बात जो कर रहे हैं उससे सर्टेनली देखिए इम्पैक्ट तो पड़ रहा है और इसीलिए यही रीजन है कि मार्केट्स अभी भी ज्यादा चल नहीं पा रहे और अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले एक साल में अगर आप देखें फरवरी से हालांकि नीचे से तो अच्छा खासा रिकवर हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जिस तरीके से हर बार नीचे के लेवल्स में बाइंग आती है तो 16,700 800 एक अच्छे सपोर्ट की तरह पिछले 2 3 4 महीनों में काम आया है और ऊपर का लेवल 17,500 600 ज्यादा से ज्यादा 18,000 इससे ऊपर भी नहीं जा रहा। तो ये एक अच्छी खासी रेंज बन गई है। अब इधर साइड अगर ये रेंज को तोड़ता है तब मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेगा। बट मैं तो बोलता हूँ कि अगर करेक्शन आए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें स्टॉक्स में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। और अभी भी आप देखिए जो स्टॉक्स चला सकते हैं जो इंडेक्स हैवी वेट्स है उनमें अभी भी बहुत दम बाकी है। जैसे कि आप देखिए रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर है वो अभी भी चला हुआ नहीं है। आप आईटी स्टॉक्स है लाजमी है कि यूएस मार्केट्स खराब है तो वो चले हुए नहीं है। फिर आप देखिए फार्मा स्टॉक्स, अगर आप फार्मा का इंडेक्स आज देखेंगे, आप अगर फार्मा का जो इंडेक्स का जो चार्ट है वो आज गजब का सिग्नल दिया है और अच्छा खासा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फार्मा परफॉर्म करेगा बिकॉज एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑल्सो कई बार स्टॉक्स जब नहीं मिलते हैं तो जो नहीं चले हुए वहां पे मार्केट जाता है। फिर एफएमसीजी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। सो ओवरऑल जो हैवी वेट्स है वहां पे अच्छा माहौल बना हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता है ये सब आगे के लिए इंडियन मार्केट्स के लिए एक सपोर्ट बनेंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और आप देखिए बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर होने वाला है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है और एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट्स आए अच्छे आए तो बैंकिंग अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। सो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डरना चाहिए। और फिर जो फिगर्स आ रहे हैं आजकल टैक्सेशन के फिगर्स इंडिया में, भले वो डायरेक्ट टैक्स के हो या इनडायरेक्ट टैक्स के हो, वो अमेजिंग हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में ओवरऑल अभी देखो इंडिया में जो पुराना जो नॉन कंप्लायंस या मिस कंप्लायंस की वजह से जो चीजें छुपी हुई थी वो सामने आ रही है और अब बहुत चीजें अच्छी हो रही है क्योंकि रेगुलेटर्स ने, सरकार ने, सब ने जो अभी ओवरऑलिंग की है पूरे इकोनॉमी में उन सब का इम्पैक्ट दिखने लगा मार्केट में। पिछले जो 3 4 5 सालों में जो सफाईकरण हुआ उसका अब नतीजा आ रहा है कि हमें हर चीज अब एक तरीके से गवर्नेंस के साथ या कंप्लायंस के साथ दिखती है। आज कंपनीज की अगर हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप पहले वाकई में रेकमेंड करने में बहुत डर लगता था, माइक्रो कैप बहुत डर लगता था रेकमेंड करने, बट आज जिस तरीके से बैलेंस शीट है क्योंकि हर लोगों को आजकल ये समझ में आने लगी एक तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन नीचे है और अगर कोई जना अपने बिजनेस से पैसा निकाल के ब्लैक मनी जनरेट भी करे तो वो लगाएगा कहाँ पे क्योंकि अदर अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो लेसर क्योंकि प्रॉपर्टीज में भी कोई बहुत ज्यादा रुझान लगता नहीं है, गोल्ड सिल्वर में भी लोगों का इतना इंटरेस्ट रहा नहीं और वो भी एक अच्छे खासे लैकलस्टर उसमें है। और फिर तीसरी बात जो क्रूड ऑयल है, जो रिसेशनरी ट्रेंड अगर अब्रॉड में रहता है तो क्रूड ऑयल भी नीचे आया है और आज भी ठीक ठाक सा नीचे था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल आई फील कि मैं लेवल्स तो मैं प्रेडिक्ट करने की मैं जनरली कोशिश नहीं करता बट मैं थीम्स और स्टॉक्स
और आइडियाज के बारे में बात करता हूँ। और अगर सस्ते वैल्यूएशन पे एक ग्रोइंग कंपनी आपको एक खराब मार्केट में मिले तो सर्टेनली लेना चाहिए, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कुछ होती नहीं। जी, तो यहाँ पर संदीप जी कौन से सेगमेंट्स होंगे बाजार के, किन हिस्सों पर या सेक्टर्स पर या थीम पर आपका कन्विक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ तो चलेगी, साल भर में पैसा बना करके दे जाएगी? देखिए, मुझे एग्रीकल्चरल इनपुट्स बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो या एग्री केमिकल्स हो, एग्री इनपुट्स ओवरऑल, बिकॉज इंडिया बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, आप ये मानिए कि यहाँ पे सरकार का फोकस पूरा है और अभी भी वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात चल रही है। तो मुझे लगता है, और बजट का समय भी अब आने वाला है थोड़े दिनों, दिवाली के बाद 2-3 महीने में अब यही बातें चालू हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि एग्री इनपुट्स पे फोकस करना चाहिए। ऑटो एंसिलरीज, मतलब जिस तरीके से ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं, मंथली नंबर्स, जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट चल रही है, मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी में जल्दी से ठंडक आने वाली नहीं है और खूब डिमांड है। और आजकल मुझे ऐसा लगने लगा कि जो एस्पिरेशंस का लेवल है और जो अब मतलब लोगों को जो कार खरीदने का पोस्ट कोरोना जो एक इम्पोर्टेंस पता चला है, तो वो लेना चाह रहे हैं लोग। बैंक्स के लिए मैंने बोला, तो उसमें मुझे जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है और एचडीएफसी बैंक है, ये बढ़िया लगते हैं। और पीएसयूज में अगर आप बात करें तो मैं एसबीआई और बीओबी इनकी बात करूंगा। सो सीमेंट एज अ सेक्टर, आई रियली लाइक द सेक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अडानी की एंट्री हुई है, एसीसी और अंबुजा को जो टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री में माहौल एक अलग ही बन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मेजर कंसोलिडेशन दिखेगा आने वाले दिनों में और कई कंपनियां और भी ये टेक ओवर के टारगेट्स बन सकते हैं, या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे काफी एक्टिविटी दिखेगी। बिल्डिंग मटेरियल्स, क्योंकि जहां रियल एस्टेट में तेजी की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि रियल एस्टेट में तेजी खाने के लिए रियल एस्टेट मत खरीदिए, जो वहां पे लगने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल्स और इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज खरीद सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा सेफर वे ऑफ एंटरिंग इनटू द रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। फिर मैं ईवी का थीम तो देखिए चलेगा, बट मुझे समाओ स्टॉक्स ऐसे एकदम एक साथ में अगर कोई रिकलेक्ट करना चाहूँ, तो मुझे अभी भी आज भी कोई ऐसा स्टॉक दिखता नहीं कि ईवी के ऊपर मैं फुल कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि यस दिस इज दी ईवी बेट, ऐसा नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग सबके पास अब ईवी व्हीकल्स का एक डिपार्टमेंट डिवीजन होगा। जैसे मारुति भी एक्शन में है, हीरो मोटोकॉर्प कर रही है, सब लोग करेंगे। एंड दुनिया भर के स्टार्टअप्स है, वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रप्शन भी है, फंडेड कंपनीज आ रही है, तो वो डिफिकल्ट होगा। सो ग्रीन एंड क्लीन थीम जो है, या ईवी थीम है, ये चलने वाली है। क्लीन टेक्नोलॉजीज चलने वाली है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज चलने वाली है, बट वहां पे इतना इजी नहीं है कि बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके पैसा बना ले, क्योंकि वहां पे स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। और जहां स्टार्टअप्स आ जाते हैं, वहां ट्रेडिशनल बिजनेसेस को बहुत प्रॉब्लम होती है। सो बीएफएसआई की अगर हम बात करें, तो मुझे जो एक्सचेंजेस, जैसे कि अब एनएससी का आईपीओ आने वाला है, पीएससी है, या ये मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, एमआईआई बोलते हैं, जैसे कि सीडीएसएल है, या एनएसडीएल का भी आईपीओ आएगा आने वाला है, अगर कभी आए, तो ये जो सारी कंपनियां, इवन कैम्स है, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। बीएससी, ये मुझे स्टॉक, एमसीएक्स, ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है आने वाले सालों में। तो आईटी एज सच देखिए एक बार अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अगेन मुझे इसमें भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। मुझे लगता है कि आईटी पे भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है, रिजल्ट्स मिक्स्ड आ रहे हैं। इन्फोसिस ने बायबैक के अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसे और भी कुछ होने वाला है। फार्मा की हमने बात कर ही ली। पावर एंड पावर एंसिलरीज, यहाँ पे भी मुझे पूरा पावर दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर भी अच्छा करेंगे, और उसमें भी पावर कंपनीज को डायरेक्टली खरीदने के बजाय पावर एंसिलरीज खरीदने, वो ज्यादा अच्छा है। फिर शुगर, टेक्सटाइल्स, ये सब भी, ये कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिलता नहीं है, बट ये एट द सेम टाइम बहुत सस्ते भी है, तो डर नहीं लगता है इन स्टॉक्स को लेने में। तो वैसे ही कोई मैं स्टॉक, पेपर स्टॉक्स, शुगर, टेक्सटाइल्स, क्योंकि यहाँ पे पीएलआईज की वजह से बहुत फायदा मिलेगा। सरकार जिस तरीके से रोल आउट कर रही है इंसेंटिव या पीएलआईज, ये सब का जी। बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिन पे मैं फोकस्ड हूँ।